गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। मैं रिंकेश सर रेस आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी करंट अफेयर की इंट्रोडक्टरी क्लास हो चुकी है और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या टॉपिक क्या हमें पढ़ना है। क्योंकि हमारी प्रीवियस क्लास में ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि करंट अफेयर में हमें क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है और क्या पढ़ना होता है। ऑलरेडी हम आपको ये बता चुके हैं। तो अब हम आप ये देखेंगे कि एक एक टॉपिक करंट अफेयर के जो कि प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हो और जो कि आपके मेंस में भी पूछे जाते हो, उसको पॉइंट ऑफ व्यू मेंस का भी दिया जाएगा और उसको जो है प्रीलिम्स का भी दिया जाएगा। तो आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर में अगर देखा जाए, क्योंकि आज हमारी आपकी शुरुआती क्लास है, दो चीजें करनी है। एक तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उनको हम आप क्या करेंगे, मेंशन करते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे और वो सारे पॉइंट्स हमें समराइज करके रखना है जिन पॉइंट्स को उठा करके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है। क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं वो लाइन से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, लाइन से निकाले जाते हैं। कोई आपका फैक्ट है, कोई आपका जो है तथ्य है, उसी को उठा करके वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना देते हैं। और वही जब हम आप मेंस लिख रहे होते हैं तो उसी फैक्ट को हम अपने कॉन्सेप्ट बेस में जो है वो क्या करते हैं, मिला दिया जाता है, उसको उसका कॉन्जुगेशन कर दिया जाता है, अभिविन्यासित कर दिया जाता है और चीजें हम लोगों को जो है वो समझ में आ जाती है। आ जाइए सबसे पहले करंट अफेयर में, जो कि हमारा करंट अफेयर जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और पेपर में आप देखोगे क्वेश्चन आपको बेसिकली वहीं से इसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले रिसेंट करंट की अगर हम आप बात करें, अभी ये न्यूज में था, अगर ध्यान दिया जाए, जैसे प्रकृति, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रकृति 2025, प्रकृति 2025, प्रकृति 2025 की बात हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए, प्रकृति, अंग्रेजी में जो प्रकृति शब्द होता है उसे ही हम आप जो है इस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि प्रकृति है क्या, एक समराइज बेस में हम बता देते हैं कि प्रकृति जो है ये अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये कॉन्फ्रेंस हुआ है दिल्ली में और ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्रकृति कॉन्फ्रेंस जो हुआ है, ये जो हमारे यहाँ ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में आता है, उसी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। जिसका मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे, हम आपको बता दें कि हम लोग इसका सबसे पहले फुल नेम की बात करेंगे। तो फुल नेम प्रकृति का हम लोग देखें तो प्रमोटिंग, ध्यान दीजिएगा, प्रमोटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके पेपर में जो है वो पूछे जाएंगे। प्रमोटिंग रेजिलियंस, रेजिलियंस, अवेयरनेस, अवेयरनेस जो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, अवेयरनेस, नॉलेज, ध्यान दीजिएगा, नॉलेज, नॉलेज एंड, नॉलेज एंड रिसोर्स, रिसोर्स, समझ में आ रहा है, रिसोर्स फॉर, रिसोर्स फॉर, ध्यान देना है, रिसोर्स फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव्स, इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव, ये इसका पूरा नाम है। क्या बताया है हमने, प्रकृति,
प्रमोटिंग रेजिलियंस, अवेयरनेस, नॉलेज एंड रिसोर्स फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव, ये प्रकृति का पूरा नाम है। अब एक बात ध्यान में रखना है, पेपर में हम आप देखेंगे तो खासकर प्रीलिम्स और स्टेट पीसीएस में ये केवल यही वर्ड लिखता है, और जब किसी का शॉर्ट फॉर्म पूछ लेता है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसकी मीनिंग हम आप नहीं जान रहे होते हैं। तो एक पॉइंट तो ये हुआ, इसका फुल नेम है, मतलब कि प्रकृति का जो मीनिंग है, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति का मीनिंग है प्रमोटिंग रेजिलियंस, अवेयरनेस, नॉलेज एंड रिसोर्स फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। अब इसे आप अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हम आप इसे कह सकते हैं परिवर्तनकारी पहलों को एकीकृत करने के लिए लचीलापन, जागरूकता, ज्ञान, संसाधनों को बढ़ावा देना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो समझिएगा कि जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, परिवर्तनकारी पहलों को हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिखा जाएगा परिवर्तनकारी पहलों को एकीकृत करने के लिए लचीलापन, देखिए रेजिलियंस मीन्स होता है लचीलापन, कॉमा, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, नॉलेज ज्ञान, उसके बाद जो है रिसोर्स दैट इज की संसाधन का संवर्धन, प्रमोटिंग मीन्स होता है संवर्धन। तो ये इसका हिंदी नाम है प्रकृति का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रकृति का जो आपका क्या कहते हैं फुल फॉर्म है वो ये चीज होता है। अब समझिएगा ये है क्या, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए ये हो जाता है कि ये है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में पूछा जाएगा। सबसे पहले हम आपको इसको बताएंगे हम इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये है क्या समझिएगा। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, फर्स्ट इंटरनेशनल, क्या है, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर कार्बन मार्केट, ये इसका जो है कार्बन मार्केट, ये इंट्रोडक्शन। तो विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कार्बन बाजार पर, इंपॉर्टेंट, कार्बन बाजार पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। ये क्या है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है, अब समझिएगा। प्रकृति एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है, एक ऐसा सम्मेलन है जिस पे टारगेट किया गया है आपका कार्बन मार्केट पर। अब जब कार्बन मार्केट की हम आप बात करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, खासकर आप एक टर्मिनोलॉजी हम आप सुनते हैं कार्बन क्रेडिट, वो कार्बन क्रेडिट आदि की बात हम आप इसी में करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आप ये देखेंगे कि इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, ध्यान देना है। तो ऑर्गेनाइजर जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्गेनाइजर है ब्यूरो ऑफ, ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजर कौन है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी,
जिसे हम आप कहते हैं बीईई। इसे ही क्या कहा जाता है? बीईई। ये है क्या? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान में रखना है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था, ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आपका आता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। यही इसका ऑर्गेनाइजर है। मतलब कि प्रकृति जो आपका कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना, उस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करना। ऑर्गेनाइज मीन्स यहां पर हो जाएगा आयोजन। इसका आयोजन किसने किया है? तो ऊर्जा इफिशियंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ने, जिसे कहा जाता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। हिंदी में जिसको लिखना है वो लिखेगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा इस प्रकृति कॉन्फ्रेंस को क्या किया गया है? ऑर्गेनाइज किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर ये है। अब एक पॉइंट्स हम लोग ये देखेंगे कि इसको, ये चूंकि 2 डेज कॉन्फ्रेंस था, एक अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, यही मेंशन करते हैं कि प्रकृति जो है एक 2 डेज कॉन्फ्रेंस था। और 2 डेज कॉन्फ्रेंस होने का मतलब कि ये चूंकि 3 डेज आप कह सकते हैं, 24 to 26 ऑफ फरवरी 2025 को इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ध्यान में रखना है कि ये आपका 3 डेज 24, 25 एंड 26 फरवरी को इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। मतलब कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जो कि ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन, एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसके द्वारा इसे किया गया था। क्या किया गया? ऑर्गेनाइज किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझिएगा। हम लोग अगर देखें तो इसमें नॉलेज पार्टिसिपेशन, ध्यान में रखना है, नॉलेज पार्टिसिपेशन की हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट ये सारे। अब नॉलेज पार्टिसिपेशन मतलब क्या होता है? नॉलेज पार्टिसिपेशन मतलब होता है कि ऐसे कौन से अदर इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटरी बॉडी है जो इस कॉन्फ्रेंस में एज अ पार्टनर पार्टिसिपेट किया है, उसे कहा जाएगा नॉलेज पार्टिसिपेंट। मतलब कि ऐसे कौन से रेगुलेटरी बॉडी या कौन सी इंस्टीट्यूशन, वो वर्ल्ड का हो या वो आपका किसी नेशनल लेवल पे भारत का ही हो, वो कौन से पार्टिसिपेंट थे जो इसमें जो है वो शामिल हुए हैं। तो नॉलेज पार्टिसिपेंट की हम आप बात करेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है आपका नॉलेज पार्टिसिपेंट। इसमें जो नॉलेज पार्टिसिपेंट हैं वो कौन लोग हैं? नॉलेज पार्टिसिपेंट आप ये कह सकते हैं भागीदार। हिंदी में आप लिखेंगे तो भागीदार। अब कौन 2 लोग भागीदार हैं? इंपॉर्टेंट लाइन ये है आपके लिए, भागीदार 2 संस्थाएं हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक इसका भागीदार रहा है। मतलब कि विश्व बैंक, इसमें कौन शामिल थे? तो विश्व बैंक एक इसका भागीदार संस्था के रूप में शामिल हुआ है। और दूसरा अगर हम आप देखें तो वो आपकी संस्था है IETA। ध्यान दीजिएगा, IETA। अब ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। IETA इसे कहा जाएगा इंटरनेशनल इमिशन
ट्रेड एसोसिएशन, इमिशन ट्रेड एसोसिएशन, ये दो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके भागीदार संस्था के रूप में पार्टिसिपेट किए थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी प्रकृति 2025 एक ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका किससे रिलेटेड, तो इंटरनेशनल प्रकृति इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू कार्बन मार्केट से रिलेटेड, अभी हमने आपको बताया। दूसरा हमने आपसे कहा कि उसको किसने जो है ऑर्गेनाइज किया है, तो ऑर्गेनाइजर है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंट, मतलब कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जो कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का एक आपका रेगुलेटरी बॉडी है, एक आपकी नियामक संस्था है, उसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। तो 24 से लेकर के 24 टू 26 फरवरी में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया। दूसरा हमने कहा इसमें भागीदार देश जो है वो भागीदार इंस्टीट्यूशन और रेगुलेटरी बॉडी वो आपके दो हैं, एक आपका वर्ल्ड बैंक है और दूसरा आपका IETA। IETA एक ऐसी संस्था है जो इस बात को रेगुलेट करती है, जो इस बात पर नजर रखती है कि जो कार्बन का इमिशन है वो कार्बन का इमिशन और उस कार्बन के इमिशन का ट्रेड क्या है। और ट्रेड जब हम आप बोलेंगे तो कार्बन क्रेडिट, मतलब कि कार्बन क्रेडिट के तहत कार्बन का ट्रेड कैसे हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का व्यापार कैसे हो रहा है, वो जो रेगुलेटरी बॉडी उसको जो है रेगुलेट करती है, उसे IETA इंटरनेशनल इमिशन ट्रेड एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। अब प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिगार्डिंग प्रकृति 2025 चूज द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और यही आपके लिए लिख करके आएगा कि जैसे भागीदार जो है आपकी संस्थाओं में हमने इंस्टीट्यूशन में दो बताए, एक तो वर्ल्ड बैंक शामिल है और दूसरा IETA शामिल है, मतलब इंटरनेशनल इमिशन ट्रेड एसोसिएशन भी इसका जो है वो क्या है, वो इसमें शामिल है। हिंदी में इसे कहा जाएगा अंतरराष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाएगा अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार एसोसिएशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, चलिए संघ बोल देते हैं, संघ, अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार संघ। ये आपका जो है इसमें भागीदार देश के रूप में जो है वो आपका शामिल हुआ है, ये हमें और आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसमें दो और आपकी मिनिस्ट्री शामिल हुई हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपेंट इंपॉर्टेंट है यहां से, पार्टिसिपेंट मिनिस्ट्रीज, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, समझ लीजिए मिनिस्ट्रीज। तो इसमें आपके दो मिनिस्ट्रीज और शामिल है, मतलब कि जैसे आपका जो है दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या जो है मतलब शामिल थे, वैसे भारत सरकार के दो मिनिस्ट्री और शामिल हैं। एक तो आपका शामिल है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ये आपको ध्यान में रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, मतलब कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका क्या है, तो इसका एक भागीदार जो है वो मतलब कि संगठन के रूप में भागीदार जो है आपका मिनिस्ट्री के रूप में, मंत्रालय के रूप में शामिल है। दूसरा इसमें शामिल है आपका फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये दो मंत्रालय यहां पर आपके शामिल हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस आपका शामिल है और दूसरा
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये आपके दो मंत्रालय इसमें जो है पार्टिसिपेट किए हैं। आपके जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के साथ साथ दो मंत्रालय, एक तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस और एक आपका फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये दो मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के साथ साथ इनको भी शामिल जो है वो किया गया है। तो इसको हमें और आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या होगा, इसका स्पेसिफिक गोल क्या है? देखिए गोल जो एक दो चीजें यहां पर हम आपको बताएंगे, एक तो इसका प्रेजेंट गोल और दूसरा इसका आने वाला आउटकम देखा जाएगा। तो जो इसका मेजर गोल है, ध्यान से समझिएगा, इसमें हम आपको ये बता दें कि इसका जो मेजर गोल होगा, जो मेजर गोल है, मेजर गोल मतलब कि जिसे हम आप कहेंगे कि मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सीधा सीधा ये है कि जो इमिशन है कार्बन का, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है वो कार्बन क्रेडिट के तहत, अभी हम आपको बताएंगे कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है। कार्बन क्रेडिट के तहत जब कोई क्रेडिट को बेचता है और कोई क्रेडिट को खरीदता है, उसके बेचने और खरीदने को रेगुलेट करना, मतलब कि उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, एक बात। दूसरा, इसी में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन ग्रीन हाउस गैसों को रिड्यूस करना। इसमें दो चीजें, जो इसका स्पेसिफिक जो गोल है वो दो गोल है। एक तो सीधा अभी हमने बताया है कि जो कार्बन क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट इसमें दो चीजों को कंट्रोल करना, ब्रॉट एंड सोल्ड कंट्रोल, मतलब खरीदने और बेचने को क्या किया जाए, थोड़ा नियंत्रित किया जाए। कंट्रोल एंड रेगुलेट, ध्यान दीजिएगा यहां पर कंट्रोल एंड रेगुलेट किया जाए, मतलब कि कार्बन क्रेडिट, अभी ये हम आपको बताएंगे कार्बन क्रेडिट क्या होता है। कार्बन क्रेडिट के बेचने व खरीदने को रेगुलेट मतलब हो जाएगा नियामक व नियंत्रित करना। ये चीजें हैं एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो दूसरा इसका जो है आपका मेजर गोल है वो गोल था रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उन ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना, रिड्यूस करना, उन ग्रीन हाउस गैसों की इमिशन को कंट्रोल करना, इमिशन को क्या करना, कम करना, उसको कंट्रोल करना। ये इसका दो गोल था जो प्रेजेंट टाइम में दिखा, मतलब जब कॉन्फ्रेंस हो रहा है तब ये इसके दो गोल रखे गए कि किस तरीके से इसे जो है वो आपका कंट्रोल मतलब कि इसको किया जाएगा। तो एक तो इसका गोल क्या था, एक गोल था कि कार्बन क्रेडिट्स को खरीदने और बेचने को कंट्रोल और रेगुलेट करना, कैसे रेगुलेशन हो, उसको जो है अनऑथराइज्ड तरीके से या इलीगल तरीके से खरीदना बेचना ना हो। दूसरा, आपका ग्रीन हाउस गैस जो है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन,
इन सब को कहीं ना कहीं क्या करना, तो इन सबको रिड्यूस करना, मतलब कि कमी लाना। आप हिंदी में हम लोग कहेंगे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी लाना। ये इसके जो है वो आपके दो गोल हो गए। अब जरा ध्यान दीजिए, जब ये आपका 2025 प्रकृति 2025 हुआ, अब इसका अगर हम आप देखें कि जो उम्मीद किया गया, मतलब एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, एक्सपेक्टेड आउटकम, इसे हम आप क्या कहेंगे, तो इसे हम आप एक्सपेक्टेड आउटकम, मतलब कि इससे लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा, तो सबसे पहले इसे ऑर्गेनाइज इसलिए किया गया जिससे हम आप ये कह सकें कि एक्सिलरेट इन्वेस्टिंग फॉर क्लाइमेट एक्शन एट द ग्रास रूट लेवल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सिलरेट इन्वेस्टमेंट for climate change on grassroots level। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि निचले स्तर तक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए निवेश को बढ़ावा देना, इसका मतलब क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ग्रास रूट लेवल पर निचले स्तर तक जा करके उसको बढ़ावा देना। अब इसमें क्या है कि जैसे हम लोग देखें कि क्लाइमेट चेंज के बारे में ग्रास रूट लेवल, यहां ग्रास रूट लेवल मतलब हुआ कि एक आपकी कोई संस्था इंस्टीट्यूशनल नहीं होना चाहिए। ग्रास रूट लेवल मतलब ये हुआ कि एक कॉमन सिटीजन को भी ये बताना कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, उससे नुकसान क्या होता है, इन सब चीजों को जा करके जो है वो सबको जो है अवेयर करना, सब लोगों को क्या करना, जागरूक करना। ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके लिए जो दूसरा सेकंड पॉइंट हम लोग अगर आउटकम की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो आउटकम इसके सेकंड पॉइंट में ये हो सकता है जो कि इंपॉर्टेंट होगा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट, या आप ये कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा थर्ड पॉइंट अगर हम आप देखें तो इस क्या इंपॉर्टेंस ये रखता है कि फाइनेंसिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंसिंग मतलब कि जलवायु परिवर्तन व इसके नकारात्मक प्रभाव, ध्यान देना है, नकारात्मक प्रभाव से
बचाव के लिए प्रभावी वित्तीय व आधारभूत, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आधारभूत संरचना को विकसित करना। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि डेवलप द इफेक्टिव फाइनेंसिंग एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द क्लाइमेट चेंज और उसके जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव को रोकने के लिए हम लोग क्या करें, तो उसके लिए प्रभावी वित्तीय जो है वो व्यवस्था किया जाए। मतलब कि जैसे बहुत सारे गरीब देश हैं, गरीब देश अगर हम आप देखें जहां पर उनको क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कैसे होता है, मतलब इफेक्ट को कैसे रोका जाए, उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस गैस की बात हम लोग करते हैं। अब ग्रीन हाउस गैस को अगर रोकना है, और ग्रीन हाउस गैस का डायरेक्ट संबंध है क्लाइमेट चेंज से, तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को हमें रोकना है तो नो डाउट हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो कदम बढ़ाना होगा। अब रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ कदम बढ़ाने का मतलब कि हमें सोलार एनर्जी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी में आपका सोलार एनर्जी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी में आपका हाइड्रो, दैट इज सोलार एनर्जी, हाइड्रो पावर, ठीक, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया, विंड्स एनर्जी हो गया। अब ये सब रिन्यूएबल एनर्जी में तो आते हैं, लेकिन इनको अगर हमें डेवलप या इनको अगर हमें इनका इंफ्रा खड़ा करना है, इनका आधार हमें खड़ा करना है, तो आज की डेट में ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स से ज्यादा कॉस्टली होंगे, ज्यादा ये जो है क्या है, महंगे हैं। अब जो गरीब देश हैं, लाइक आप अफ्रीकन कंट्री ले लीजिए, आप अफ्रीकन कंट्री में आप बुरुंडी देख लीजिए, आप जो है केनिया देख लीजिए, मलावी देख लीजिए, सब बहुत इतने गरीब देश हैं कि आज भी इन देशों में जैसे अपने यहाँ पहले बैलगाड़ी चलती थी, आज वहां आज भी बैलगाड़ी ही चलती है, बहुत गरीब हैं। तो अब इन देशों में अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लगाना है तो कॉस्ट कहां से आएगा, क्योंकि ये देश इतना गरीब है कि ये नहीं कर सकते। इसलिए ये जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ प्रकृति, इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जो पावर्टी, बिलो पावर्टी जितने कंट्रीज हैं, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे के देश हैं, जिनके यहाँ ना इंफ्रा है, ना बेसिक नीड पूरी करने के लिए उनके पास किसी तरीके का जो है वो संसाधन या रिसोर्स है, ऐसे देशों को कहीं ना कहीं हम लोग क्या करें, तो वित्तीय और आधारभूत संरचना को विकसित करने में, डेवलप करने में हमें क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए, जिससे उनके द्वारा जो इमिशन हो, उस इमिशन को कंट्रोल करके जलवायु परिवर्तन को क्या किया जाए, रोका जा सके। तो इसका एक आउटकम ये देखने की कोशिश की गई कि आने वाले समय में अगर हम बैठकर ये करेंगे तो जो आगे चल करके हमें इन सब चीजों में फायदा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आप देखें, जो कि इंपॉर्टेंट, अभी वही पॉइंट्स हमने आपको बताया है। क्या पॉइंट्स है? पॉइंट्स ये है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ क्या करना चाहिए, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि आप ये कह सकते हैं प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ध्यान दीजिए, हम लोग ये कह सकते हैं कि अब रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ये होता है, हम लोग अगर देखें तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वो होते हैं
जिस एनर्जी मतलब जो एनर्जी को हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, नया जो है वो कर सकते हैं, इसे कहा जाएगा नवीकरणीय। करणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। क्या करना? बढ़ावा देना। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, जिससे लोगों के द्वारा जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स हैं उनका हमें कोई नकारात्मक निगेटिव इफेक्ट देखने को ना मिले। अब जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर हमें कुछ नया करना तो नया करने के लिए हमें कहीं ना कहीं टुगेदर मतलब एक साथ मिल करके अगर हम आप कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, तो एक साथ मिलकर काम करने से उसका इफेक्ट, उसका इंपैक्ट और उसका जो है रेगुलेशन बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं कि किसी भी कंट्री के पास, फॉर एग्जांपल आप देखिए, हम लोग कहते हैं कि अमेरिका, यूएसए में कहा जाता है कि 50% के आसपास आप मान सकते हैं कि जितने भी वहां पे प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, है ना, प्रोफेसर्स हो गए कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज में, ये सारे बहुत सारे इंडियन हैं। अब क्या है, टैलेंट हमारा है, इंडिया का है, अगर हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं दैट इज टैलेंट हमारा है, लेकिन जो रिसोर्स प्रोवाइड किया गया, जो उनको वहां साधन दिया गया, वो यूएसए का दिया गया। तो अब आप देखिए, ये दोनों जब आपस में मिल गए तो वही अमेरिका आपका जो है वो आसानी से ग्रोथ करता है, आसानी से अपने यहाँ चीजों को जो है वो डेवलप करता है, वृद्धि और विकास कर सकता है। ऐसे अगर हम आप देखें तो इसका जो गोल था, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आप देख लें तो इसका जो गोल था, समझिएगा, ये आपका फोर्थ पॉइंट था, ये फोर्थ पॉइंट है। अब फिफ्थ पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि इसमें अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया। एक तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग अगर देखें तो एक्सपर्ट मतलब कि प्रोफेशनल्स, व्यावसायिक लोगों को एक साथ लाना, व्यावसायिक लोगों को एक साथ लाना मतलब प्रोफेशनल जो हैं, या आप इनको एक्सपर्ट कह सकते हैं, एक्सपर्ट्स को टुगेदर करना मतलब कि एक साथ लाना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आप देखें तो इसी में हम आप क्या कह सकते हैं, स्कॉलर्स, है ना, स्कॉलर्स, जो स्कॉलर्स हैं उनको एक साथ लाना। दूसरा अगर हम आप इसी में जो है पॉइंट्स देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, आपका रिसर्चर्स, चलिए रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स हैं इनको भी एक प्लेटफॉर्म पे लाना मतलब अनुसंधानकर्ताओं को एक साथ लाना। ठीक, इंडस्ट्रियल लीडर मतलब आप कह सकते हैं कि औद्योगिक नेता। अब औद्योगिक नेता मतलब बिजनेसमैन, ध्यान दीजिएगा, यहां हम आप बात करेंगे तो बात होगी बिजनेसमैन की। तो बिजनेसमैन, इन सबको एक साथ ला करके हम आप ये करते हैं कि कहीं ना कहीं जब ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, नेक्स्ट हम लोग इसमें आपका ऐड कर सकते हैं कि जैसे इन्वायरमेंटल स्कॉलर्स हैं। अब स्कॉलर्स जब हम आप यहाँ हम आपको बता चुके हैं तो इसमें इन्वायरमेंटल जो है आपके स्कॉलर्स जो है वो शामिल कर लिए जाएंगे। जब ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, क्योंकि ये हर एक सेक्टर के हैं, हर एक सेक्टर एक प्रोफेशनल है, अब वो अपने एक किसी भी काम में एक्सपर्ट होगा। एक स्कॉलर है, उसके पास इंटेलेक्चुअल नॉलेज बहुत होगा, जैसे इन्वायरमेंट साइंस का अगर कोई स्कॉलर है और जब उसने पढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति एक बहुत हाई एजुकेटेड है, तो वो अपने बौद्धिकता, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को आकर के वहां पे रखेगा। दूसरा, रिसर्चर्स अगर कोई है, वो जगह जगह रिसर्च कर रहा है, तो उसके द्वारा किए गए रिसर्च का क्या परिणाम था, क्या रिजल्ट था, उसका क्या एक्सपीरियंस था, अनुभव था, उस अनुभव को हम आप जो है अपने यहाँ कहीं ना कहीं उसको रोल मॉडल के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक नेता मतलब बिजनेसमैन।
अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का एक गोल होता है बिजनेस करना और प्रॉफिट लेना। तो जब बिजनेसमैन भी यहाँ पर शामिल होगा तो उसका भी रोल होगा और हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हमारे कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड कहीं ना कहीं उसको भी जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको समझा पाएंगे कि क्या यहाँ पे जो है करना, किस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल जो है डेवलपमेंट किया जा सकता है और किस क्षेत्र में जो है नहीं किया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो हमें आने वाले समय में ये आउटकम देते हैं और ये हमारे कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनके द्वारा हम जो है आगे जो है वो डिसीजंस ले सकते हैं। चूंकि आप जानते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि एक पॉइंट्स हम आपको यहां पर बताते हैं, हम आप पढ़े हुए, इसी से रिलेटेड अब कुछ पॉइंट्स बताते हैं। पेरिस कन्वेंशन, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, ये 2015 में हुआ था, ठीक, जिसे हम आप कहते हैं COP21 पेरिस में हुआ था। और इसमें जो है उस समय हम इंडियन पीएम, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस समय जो है इंडियन पीएम, ये हमारे जो है मोदी जी जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इसी दौरान पार्टिसिपेट करने के साथ एक टर्मिनोलॉजी आई थी जिससे, अच्छा, इसमें जो गोल था वो ये COP21 में फोकस किया गया, ध्यान दीजिएगा, फोकस किया गया था ग्रीन हाउस गैस को जो है इसमें फोकस किया गया कि कैसे आगे चल करके ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को कंट्रोल किया जाए और इमिशन को कम किया जाए। इसमें यही फोकस किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि सभी देश, सभी कंट्री जो इसमें पार्टिसिपेंट कंट्रीज थे, उनसे यह कहा गया कि कोशिश करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का इमिशन कम से कम हो। तो यहां पर हमें और आपको ध्यान में ये रखना है कि COP21 जो हुआ था वो आपका जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था, COP21 जो कि पेरिस कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, उसमें ग्रीन हाउस गैस पर फोकस किया गया था कि कैसे ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को कम किया जाए। दूसरा, हम आप जानते हैं इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात आई थी। अगर हम इसका सेकंड पॉइंट्स की हम आप बात करें, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाए तो ये था आपका SDG की बात, इसी में किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब कि जिसे कहा जाता है सतत विकास लक्ष्य, जिसमें 17 लक्ष्यों को डिसाइड किया गया था। कितने गोल डिसाइड किए गए थे आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। 17 गोल्स जो है वो डिसाइड किए गए कि इन 17 लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना जरूरी है। और वो 17 गोल हम आप जानते हैं कि अगर देखें तो जो है आपका गरीबी से लेकर के, और हम आप बात करते हैं कहां तक, तो वो बात करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके डेवलप और एक दूसरे के साथ मिल करके अपने ग्रोथ और अपने जो है चीजों को जो है उन्नति के स्तर पे ले जाना। 17 गोल थे, ये हमें ध्यान में रखना होगा, सतत विकास लक्ष्य, और इसे पूरा करने का गोल रखा गया 2030 तक। 2015 में एक कन्वेंशन हुआ था, अगले 15 साल में हमें इन सारे 17 गोल्स को जो है वो अचीव करना है। तो ये अब इसको भी ध्यान में रखा गया, क्योंकि जो प्रकृति आपका 2025 का जो आपका जो है कन्वेंशन हुआ या जो आपका जो है सम्मेलन हुआ, उसमें इस बात को ध्यान में रखा गया कि हमें SDG को चूंकि अचीव करना है, 17 लक्ष्यों को अचीव करना है, इसलिए हमें जो है किस तरीके से अपनी चीजों को आगे बढ़ानी होगी। नेक्स्ट, इसी में चूंकि आया हुआ था, ध्यान दीजिएगा, एक टर्मिनोलॉजी आई थी जिसे कहा गया था
एनडीसी, इंपॉर्टेंट है एनडीसी, जो कि ये पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। एनडीसी क्या है? तो ये कहा गया एनडीसी का जो संबंध है वो इसी पेरिस कन्वेंशन से था। एनडीसी का मतलब ये होता है नेशनली, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि हर एक देश अपने स्तर पे जा करके अपने अपने जो है तरीके से कहीं ना कहीं वो अपने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को या ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को रेगुलेट करेंगे। इसे कहा जाता है एनडीसी। अभी हमने आपसे कहा इसको कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, ये एनडीसीज है। इसका मतलब ये है कि हर एक देश राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनली मतलब हुआ राष्ट्रीय स्तर पर जल जो आपका ग्रीन हाउस गैस है उस ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में कटौती करके उसको कंट्रीब्यूट करना। मतलब हर एक देश अपने देश में अलग अलग इनिशिएटिव लेकर के अलग अलग पहल करके अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को कम करेगा। इसे कहा जाता है एनडीसी। तो ये जो प्रकृति 2025 था, इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि एनडीसी के तहत हमें किस तरह से, किस प्रकार हम आप जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, जो है आपका जो है ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करके। इतनी पॉइंट्स, इतनी बातें हम आप समझ गए। तो ये था प्रकृति 2025। अब इसी के साथ हम आपको कुछ फैक्ट्स और बता देते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं और पेपर में पूछा जाता है। अभी हमने नाम लिया था बीईई, ध्यान दीजिएगा, ब्यूरो ऑफ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, हिंदी में कहते हैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। अब समझिएगा, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होगा, समझा जाए कि ये है क्या। ये एक रेगुलेटिंग बॉडी है, ये एक कैसी बॉडी है? तो रेगुलेटिंग बॉडी है, नियामक संस्था है, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एक नियामक संस्था है। नियामक संस्था समझते हैं ना? नियामक संस्था मतलब हुआ जो रेगुलेट करता हो, देख रेख करने वाली जो संस्था होती है उसे हम आप यहाँ रेगुलेटिंग बॉडी कहते हैं। मतलब रेगुलेट करना, चीजों को देख रेख करना, उसको मैनेज करना, ये आपको रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। तो ये रेगुलेटिंग बॉडी है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था, ध्यान दीजिएगा कि इसे इस्टेब्लिश किया गया इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ, इंपॉर्टेंट लाइन यही हमें और आपको समझ लेना है। इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था, यहां पर हम आपको ये बता दें कि इसे इस्टेब्लिश किया गया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसी के तहत, इसी के अंतर्गत, अंडर
एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत, ये ध्यान दीजिएगा, ये इस्टेब्लिश किया गया था इसके अंडर में, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये अंडर है, इस्टेब्लिश किया गया आपका इसे मार्च 1 मार्च 2002 को, मतलब इसे इस्टेब्लिश किया गया मार्च 1 2002 को। तो ये हमें आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इस्टेब्लिश अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 ऑन मार्च 1 2002, इसे इस्टेब्लिश किया गया, मतलब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत 1 मार्च 2002 को स्थापित किया गया था। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान में रखना है, अगला पॉइंट ये है कि यह संस्था, मतलब ये इंस्टीट्यूशन, यह संस्था ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत, ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो बीईई है। ध्यान दीजिएगा, तो हमने आपको एक फैक्चुअल जो है, एक इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर स्टेट पीसीएस के लिए, कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक रेगुलेटिंग बॉडी है, एक नियामक संस्था है। ये नियामक संस्था किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये संस्था आती है जो है आपका ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट बताया कि इसे इस्टेब्लिश किया गया था किस कानून के तहत, किस जो है एक्ट के तहत, तो ये अधिनियम आया था आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, उसके तहत इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1 मार्च 2002 को। तो ध्यान में रखना है, ये है एक्ट का नाम और ये है कब इसे स्थापित किया गया था, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी established on March 2 2002, 2 मार्च 2002 को, सॉरी 1 मार्च 2002 को इस्टेब्लिश किया गया आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंट। तो ये था हम लोगों का आज का एक फर्स्ट क्लास जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हमने प्रकृति 2025 के बारे में बताया। प्रकृति 2025 इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। एक पॉइंट तो ये है कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। दूसरा, इसका ये क्या है, इट इज इंटरनेशनल, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर द कार्बन मार्केट। ये किससे रिलेटेड था, तो कार्बन मार्केट से रिलेटेड था, जिसमें ये बेसिकली देखा गया कि जो कार्बन क्रेडिट है, उस कार्बन क्रेडिट को बेचने वाले, ब्रॉट एंड सोल्ड, मतलब खरीदने वालों को कंट्रोल कैसे किया जाए, रेगुलेट कैसे किया जाए, और जो ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन है, उस ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को रिड्यूस कैसे किया जाए, उसका गोल था आपका जो है प्रकृति 2025। प्रकृति 2025 ऑर्गेनाइजर कौन था, तो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की जो नियामक बॉडी है, जिसे हम आप ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी बोलते हैं, मतलब कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बोलते हैं, उसके द्वारा इसको जो है आपका इस्टेब्लिश जो है वो किया गया था। दूसरा पॉइंट हमने आपसे कहा कि इसमें जो है 2 मंत्रालय भारत सरकार के और शामिल थे, क्योंकि उनका भी संबंध कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ाव रहा है। एक तो आपका अर्थ एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, और दूसरी मिनिस्ट्री हमने आपको बताई थी क्या, वो आपका था कौन सी मिनिस्ट्री, तो वो आपका इन्वायरमेंट जो है आपका फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री भी जो है उसमें आपके शामिल थे। दूसरा हमने आपको ये बोला है कि जो इसके नॉलेज पार्टिसिपेंट जो इंस्टीट्यूशन 2 थे, एक आपका वर्ल्ड बैंक था और दूसरा हमने आपको IETA बताया था, याद है, भूल गए, क्या बताया था, IETA।
इंटरनेशनल इमिशन ट्रेड एसोसिएशन। ये दो संस्थाएं, एक तो वर्ल्ड बैंक और एक आपका जो है IETA, मतलब कि इंटरनेशनल इमिशन ट्रेड जो एसोसिएशन है, ये आपके शामिल थे। अगला हमने आपको इसमें बताया इसका गोल क्या था। इसका गोल ये है कार्बन क्रेडिट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे रेगुलेट किया जाए, एक तो ये था। आउटकम में हमने आपको बताया इसका जो है एक्सपेक्टेड जो आउटकम हमें देखने को ये है कि हम इसको कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो इसमें जो है हमने आपको ये भी बता दिया। दूसरा इसका जो है ये था जो इसमें जो है इसको करने का एक जो ब्रॉड गोल था, वो गोल ये था एक्सपर्ट को कैसे शामिल किया जाए, रिसर्च स्कॉलर को कैसे शामिल किया जाए, इसमें जो इंडस्ट्रियल जो है लीडर्स हैं, मतलब जो औद्योगिक जो नेता हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, व्यवसायिक हैं, उनको कैसे शामिल किया जाए। ये सारे के सारे मिलकर के आपके क्या बनाते हैं, प्रकृति 2025 को जो है यही आपके जो है वो बनाते हैं। तो ये थी हमारी करंट की पहली क्लास। और एक बात हमें ध्यान में रखना, जो आज हम लोगों ने पढ़ा है, एक चीज तो हम आपको ये बता दें कि जो आज हम लोगों ने पढ़ा है उसको क्या पढ़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एक टॉपिक ही हो जाता है। हमने आपको पढ़ाया है प्रकृति 225। इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपका पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जब प्रीलिम्स आप पढ़ रहे हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको यहां से तत्काल रूप से तुरंत मिलेगा। और दूसरा ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में कहा, जो कि इंपॉर्टेंट ये है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है मेंस के पेपर 3 में, मेंस के पेपर 3 में इन्वायरमेंट वाले पार्ट में, और दूसरा आपका ये इंपॉर्टेंट है एसे में। ध्यान दीजिएगा, दो जो इन्वायरमेंट वाला एसे आपका टॉपिक पे लिखने के लिए आता है, वहां भी आप ये चीज बाकायदा वहां पे बता सकते हैं, समझा सकते हैं इस टॉपिक को लेकर के। और दूसरा हमने इंपॉर्टेंट आपको बताया कि पेपर 3 में जब हम आप लिखेंगे खासकर इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में, तो वहां भी ये आपका इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैं तो यही कहूंगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना ही तय है। ध्यान में रखिएगा, बहुत आराम से जैसे हमने आपको समझाया ऐसे पढ़ने की आप कोशिश करेंगे। ये सारे जो है दायरे, सारे जो है डायमेंशन हम आपको शामिल करके बताएंगे, जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। चलिए इसी के साथ जो है थैंक यू, जय हिंद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने हम जो है लेकर आएंगे।